हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। आज उनकी एनिवर्सरी होती है। तभी वो अपने मोबाइल पर अपने हस्बैंड की किसी और लड़की के साथ फोटोज देखती है। ये सब कुछ देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर तभी वो याद करती है कि उसने आज कितने ही प्यारे से हर चीज को डेकोरेट किया था। वहाँ पर उसकी मेड भी आई थी। मेड ने उससे कहा था कि मुझे आप दोनों का कपल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब कुछ सुनकर तो जियांग और भी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर उसके बाद वो काफी देर तक उसका वेट करती रही, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आया था। तभी प्रेजेंट सीन में जियांग कहती है कि जब यान जाओ मुझसे इस शहर में मिला था तब वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मुझे और मेरी मॉम को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। मेरे डैड ने गैम्बलिंग में सारा पैसा खर्च कर दिया था और हमारे पास कर्ज लेने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। तब वहाँ पर वो गुंडा हमें हरास करने के लिए आ गया था, लेकिन इतने में वहाँ पर फिर यानजाओ आया और उसने हमें बचाया था। उसने हमारा सारा कर्जा भी पे कर दिया था। और फिर उसके बाद जब मैंने उससे कहा कि वो मेरे भाई को एक प्राइवेट स्कूल में डलवा दे तो उसने तब ये काम भी कर दिया था। फिर उसके बाद हम दोनों की शादी हो गई थी। शादी के स्टार्ट में यानजाओ मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा था। हम लोग मिलकर काम करते थे, यहाँ तक कि खाना भी बनाते थे और खूब एंजॉय करते थे। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चेंज हो गया। अब यानजाओ मुझे कोई टेंशन नहीं देता। तभी प्रेजेंट सीन में वो अपना सारा केक तोड़ देती है और फिर कहती है कि अगर यानजाओ मेरे साथ इसी तरह सब कुछ करता रहा तो मुझे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि मैं भी उससे दूर रहूं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब जियांग सो रही होती है तो यानजाओ उसके पास जाता है और वो उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। ये सब कुछ देखकर जियांग बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो फौरन से बाथरूम की तरफ भागती है। फिर वो अपने आप को देखते हुए कहती है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उसके बाद वो यानजाओ के पास वापस आती है तो यानजाओ उससे कहता है कि आज हमारी 3rd एनिवर्सरी थी, लेकिन मैं काम में कुछ बिजी था इसलिए मुझे पता नहीं चल सका। जियांग इसकी बात पर उसको कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी यानजाओ के पास किसी की कॉल आती है और वो फौरन से जियांग को एक कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम्हें जो कुछ शॉपिंग करनी हो यहाँ से कर लेना और कोई भी मसला हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। ये कहते ही वो फौरन वहाँ से भाग जाता है और जियांग अपने दिल में कहती है कि उस एक फोन कॉल के आने की वजह से तुम ये भी भूल गए कि मैं तुमसे नाराज थी और तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर भी चले गए हो। इसका मतलब है कि हमारे दरमियान अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची है। फिर तभी उसके पास उसके डैड की कॉल आती है और डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज तुम जल्दी से आ जाना। तो जियांग फौरन से भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। डैड उसको कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को डॉक्टर्स ने बोला है कि उनकी बाईपास सर्जरी की जाएगी, प्लीज तुम किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता कर लो ना, ताकि हम उनकी सर्जरी अच्छे से करवा सकें। तो जियांग फिर डॉक्टर को कॉल करती है, लेकिन डॉक्टर उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। इतने में वहाँ पर कुछ और डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो जियांग को देखकर कहते हैं कि हमें पता है कि आपकी मॉम की हालत बहुत खराब है और आप बिल्कुल बेफिक्र मत करें, हमारा हॉस्पिटल आपको एक बेटर सर्जन देगा जो कि आपकी मॉम की बहुत ही अच्छी सर्जरी करेंगे। ये सुनकर डैड और जियांग दोनों काफी रिलैक्स फील करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नर्स बाहर आती है और वो जियांग को बताती है कि आपकी मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और कुछ देर में हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे, वो अब बहुत ही ज्यादा बेटर हैं। ये सुनकर वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। फिर जियांग डैड को कहती है कि प्लीज आप मॉम के पास जाएं, मॉम को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है डैड। और वो खुद वहाँ से बिल पे करने के लिए चली जाती है। तभी वो वहाँ पर देखती है कि यानजाओ आया हुआ होता है। यानजाओ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कुछ बोलने वाली होती है कि तभी उसके पास कॉल आ जाती है और यानजाओ उस लड़की की बात सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। जियांग अपने दिल में कहती है कि उसको तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं हॉस्पिटल किस लिए आई थी और मेरे साथ क्या मसला था। फिर तभी जियांग फौरन से लॉयर को कॉल करती है और लॉयर से कहती है कि आप डाइवोर्स एग्रीमेंट प्रिपेयर करवा दें, लेकिन ये काम बहुत ही जल्द होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी तरफ यानजाओ और जियांग दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर यानजाओ उसको एनिवर्सरी का गिफ्ट देता है, वो एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट होता है। तभी जियांग अपना हाथ पीछे करने लगती है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से डाइवोर्स एग्रीमेंट बाहर आ जाता है। ये देखकर यानजाओ कहता है कि ये इसके अंदर क्या था। जियांग कहती है कि कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं था, बस मेरी मॉम की कुछ रिपोर्ट्स हैं। तभी यानजाओ वो चेक करने लगता है, लेकिन तभी उसके पास दोबारा से किसी की कॉल आ जाती है और वो कॉल सुनते ही फौरन वहाँ से बाहर निकल जाता है। जियांग अपने दिल में कहती है कि सॉरी, मुझे गलत लगा था। अगर ये डाइवोर्स एग्रीमेंट तुम देख भी लेते ना तो मैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ अब खुद भी चाहते होगे कि तुम्हें कोई और जो मिल गया है।
फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल से अपनी मॉम से मिलकर जा ही रही होती है कि एक रूम के सामने से गुजरते वक्त वो देखती है कि यान जाओ एक लड़की कियान के साथ होता है और कियान उसके बहुत ही क्लोज होती है। तभी वो कियान के ब्रेसलेट को देखती है जो कि सेम टू सेम उसके अपने ब्रेसलेट जैसा होता है और वो कहती है कि यान जाओ मुझे समझ में आ चुका है कि तुमने मुझे ये ब्रेसलेट क्यों दिया। फिर वो उस ब्रेसलेट को वहीं पर ही फेंक कर उसके ऊपर पैर रख के चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक नर्स आती है और वो उस ब्रेसलेट को लेकर एक और नर्स को दिखाने ले जाती है। जब यान जाओ रिसेप्शन पे जाता है तो वो उस नर्स के हाथ में वो ब्रेसलेट देखता है और वो उस नर्स से कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला था। वो नर्स उसको बताती है कि ये मुझे वहाँ गिरा हुआ मिला था, एक बहुत ही प्रीटी सी लेडी ये गिरा कर चली गई थी। ये देखकर यान जाओ फौरन से कियान के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे जाना होगा। यान जाओ सिर्फ तो सिर्फ तुम्हारा है लेकिन उसकी शादी जियांग से हुई भी है तो मुझे अपनी वाइफ के पास वापस जाना ही होगा। ये सब कुछ सुनकर कियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद जब यान जाओ घर वापस आता है तो मॉर्निंग में वो जियांग के पास जाता है। वो जियांग से कहता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट किधर है। जियांग कहती है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि गिर गया हो कहीं पर। तो यान जाओ फिर उसका ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है तुम ये छोड़कर चली गई थी, लाओ मैं तुम्हें पहना देता हूँ। जियांग कहती है कि प्लीज मुझे ये नहीं पहनना और तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे अब। यान जाओ कहता है कि क्यों। फिर उसके बाद वो उसको हग करने लगता है कि तभी जियांग उसको जोर से पीछे धक्का देती है और गिर जाती है। यान जाओ कहता है कि प्लीज तुम मेरे सामने के सारे तमाशे मत करो, मुझे पता है कि तुम ड्रामा कर रही हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही ड्रामा करना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर उसके बाद यान जाओ जब घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर यान जाओ की सिस्टर सू आ जाती है। सू उसको कहती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ किधर है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। यान जाओ कहता है कि उसका दिमाग वैसे ही बहुत खराब हो रहा है, जाओ और उसको जाकर समझाओ कि वो मेरे साथ इस तरह बिहेव ना किया करे। फिर उसके बाद जब सू अंदर जाती है तो वो देखती है कि जियांग गिरी हुई होती है। वो फौरन से एम्बुलेंस को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में जियांग को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। जब वहाँ पर जियांग को होश आता है तो वो कहती है क्या यहाँ पर मुझे यान जाओ छोड़ने के लिए आया था। तो सू कहती है कि नहीं, यहाँ पर तो मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। तो जियांग अपने दिल में कहती है कि मैं ये बात जानती थी कि उसको अब मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं जीऊँ या मरूं इसलिए भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चाहता ही यही होगा कि मैं मर जाऊं ताकि उसकी जान छूट जाए। तभी सू कहती है कि सिस्टर इन लॉ प्लीज आप ऐसा वैसा कुछ मत समझना, मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत बिजी होता है इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे पाया होगा। तो जियांग अपने दिल में कहती है कि मुझे पता है कि उसको वैसे भी मेरी कोई जरूरत नहीं है और मैं अब बहुत ही जल्द उसको छोड़कर चली जाऊंगी। तभी सू कहती है कि आप ऐसी बातें मत करें, हम लोग अभी साथ में खूब एंजॉय करने जाएंगे और साथ में हम लोग बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। तो जियांग फिर उसको ओके कर देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यान जाओ कियान के साथ शॉपिंग करने के लिए आया हुआ होता है। जब वो अपना ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए चली जाती है तो वहाँ पर सू और जियांग भी आ जाते हैं। सू कहती है कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी वाइफ बहुत नाराज है। तो यान जाओ कहता है कि प्लीज अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं बाद में आकर तुम लोगों से बात जरूर करूंगा। जियांग तुम सू को यहाँ से लेकर अभी के अभी चली जाओ, मैं आकर तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ये सुनकर जियांग गुस्से से वहाँ से चली जाती है और सू अपने भाई को कहती है कि ये सब कुछ आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे, देखना वो बहुत ही जल्द आपको छोड़कर चली जाएगी। फिर जब सू वहाँ पर जाती है तो कियान वहाँ पे आ जाती है और कियान यान जाओ को कहती है देखो तुम्हें अपनी वाइफ के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको सब कुछ सच सच बता दो कि हम लोगों का क्या रिलेशन है। मैं नहीं चाहती कि उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इस तरह वो तुम्हें छोड़कर भी जा सकती है। यान जाओ कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, वो मेरी वाइफ है और मैं जानता हूँ कि वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जा रही होती है। सू उसको बहुत ही ज्यादा रोकती है लेकिन जियांग कहती है कि अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं बचा और तुम अब मुझे नहीं रोकोगी। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से जा रही होती है तो तभी सामने से ही यान जाओ की कार भी आ रही होती है। जब यान जाओ अपने घर उतरता है तो सू उससे कहती है कि आपको पता है कि आपकी वाइफ आपको छोड़कर जा चुकी हैं, वो आपके खिलाफ डाइवोर्स साइन कर चुकी हैं। यान जाओ कहता है कि ठीक है, मुझे पता है कि वो कुछ दिन ऐसा कर रही है, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो सू की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम बहुत ही बीमार होती हैं तो डैड और जियांग उनकी केयर कर रहे होते हैं। मॉम कहती हैं कि आज तुम बहुत ही पीली लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना। जियांग कहती है कि मॉम यान जाओ की वाइफ और उसका बेटा वापस आ चुके हैं और यान जाओ मुझे बहुत ही इग्नोर कर रहा है, मैं अब उससे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। ये सुनकर डैड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो यान जाओ को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं। देन वो जियांग को कहते हैं कि तुम जो भी फैसला करोगी हम तुम्हारे साथ होंगे। ये सुनकर यान जाओ थोड़ा रिलैक्स फील करती है और जियांग ये सोचने लगती है कि वो अब क्या कर सकती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ वो यान जाओ से मिलने के लिए जाती है। यान जाओ उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर गई हो, तुम्हारी सबसे बड़ी यही गलती है
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। तुम अब मुझे ये बताओ कि तुम वापस कब आ रही हो। जियांग कहती है, अब मैं वापस कभी भी नहीं आऊंगी। मैं यहाँ पर डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करवाने के लिए आई हूँ। फिर वो उसको वो एग्रीमेंट देती है। यान जाओ उनको खोल कर देखता है और कहता है कि अच्छा तो तुम ये चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। जियांग कहती है कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी वाइट मूनलाइट और उसका सन तुम्हारे पास वापस आ चुके हैं। और अब मुझे पता है कि तुम वैसे भी मुझे कोई इंपॉर्टेंस देने ही नहीं वाले हो, तो इसीलिए अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। यानजाओ कहता है कि अच्छा, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरी कोई वाइट मूनलाइट वापस आ गई है। जियांग कहती है, वो तुम मुझसे मत पूछो, क्योंकि तुमने खुद ही पोस्ट करके हर किसी को ये बात बताई है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास तुम्हारा अकाउंट नहीं होगा? तुम अभी के अभी इन पेपर्स पर साइन करो, मुझे कुछ नहीं पता। फिर उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। यानजाओ कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जियांग कहती है कि नहीं, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तुम मुझसे बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स दिए जा रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि कभी हमारा कोई चाइल्ड होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ हो भी गया ना, तो तुम फिक्र मत करो, मैं उसको अबॉर्ट करवा लूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो यानसा उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमसे शादी करने पर मेरे कितने सारे पैसे लगे थे। तो ठीक है, तुम मुझे 1 बिलियन वापस ला कर दो। जब तुम मुझे वो पैसे वापस ला दोगी, तब मैं तुम्हें डाइवोर्स भी दे दूंगा। फिर वो उसको उठाकर अंदर बेड पर ले जाता है। वो उसके क्लोज आने ही लगता है कि जियांग उसको खुद से दूर कर देती है और कहती है, मुझे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और तुमसे ये 1 बिलियन की बात कर रहे हो ना, कि मैं तुम्हें जल्दी ला दूंगी। यानजा कहता है कि अच्छा, जल्द ला के दे दोगी, लेकिन वो कैसे? तुम जानती हो कि तुमने अभी के अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। तुम्हारी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो तुम मुझे 1 बिलियन कैसे जमा करके दे सकती हो? अगर तुम अपनी लाइफ टाइम में भी जॉब करती रहो ना, तो तब भी तुम मेरे पैसे पूरे नहीं कर पाओगी, और तब तक मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा ही नहीं। तो जियांग उससे कहती है कि मेरा ये वादा है तुमसे कि मैं तुमसे डाइवोर्स किसी भी सूरत में लेकर रहूंगी। फिर उसके बाद वो मॉम डैड के पास जाती है। मॉम आज वापस घर आ चुकी होती हैं। तभी डैड फिर जियांग को एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारा बहुत ही खर्चा होने वाला होगा, तो इसलिए अगर तुमने कोई भी खर्चा करना हो तो तुम इससे पूरा कर सकती हो। इसमें बहुत सारे पैसे हैं। जियांग सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपनी मॉम को हग कर लेती है। उसको नहीं पता था कि उसकी फैमिली उसको इतना सपोर्ट करेगी। फिर उसके बाद वो दोबारा से यानजाओ के पास जाती है और वो उसको वो कार्ड देती है और कहती है कि अब मैंने तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दिए हैं, अब तुम मुझे डाइवोर्स दे देना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर वो रूम से अपना सामान लेने जाती है, तो तभी वहाँ पर यानजाओ पहुँच जाता है। वो उसको सेड्यूस करने लगता है, लेकिन इतने में उसके पास उसकी कियान की कॉल आती है। जियांग कहती है कि क्या हुआ, अब भी तुम यहाँ पर रुको ना, तुम किधर जा रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे कुछ काम है, वापस आकर तुमसे बात करूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है और जियांग बहुत ही गुस्से में होती है। वो कहती है, दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना तुम, वरना फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और फिर दूसरी तरफ यानजाओ कियान के पास जाता है। कियान उससे कहती है कि मुझे फीवर हो गया था, प्लीज तुम मुझे चेक करके बता दो और मुझे मेडिसिन भी दे दो। तो यानजाओ फिर उसको चेक करता है और कहता है कि तुम्हें पहले फीवर होगा, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी कियान उसको रोक लेती है और उससे कहती है, प्लीज आज तुम यहीं पर ही रुक जाओ, तुम जानते हो ना कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम हॉस्पिटल में भी तो मेरी हेल्प करने के लिए आते थे। यानजाओ कहता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल था और अब तुम अपने घर में हो, अब तुम सेव हो, तो इसीलिए मुझे तुम्हारी केयर करने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत बड़ी हो और तुम अपना ख्याल अब खुद रख सकती हो। कियान कहती है, तुम जानते हो कि मेरा पहला हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो मुझे और मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा मारता था, और तब मुझे ग्रैंडपा ने कहा था कि जब मैं वापस चाइना जाऊंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। फिर वो उसको हग कर लेती है। तो यानजाओ उसको खुद से दूर करता है और कहता है कि सॉरी, अब मैं तुम्हारे लिए एक आउटसाइडर हूँ, अब मैं तुम्हारी इससे ज्यादा कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें अगर सरवाइव करना है तो अपने बेटे को पालना होगा, और कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो कि तुम्हारी केयर करे। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में वो बार में जाता है और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तो उसका फ्रेंड आकर उससे कहता है कि क्या हुआ, अकेले अकेले ड्रिंक कर रहे हो, कोई मसला है क्या, मुझे बताओ। यानजाओ कहता है कि नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, बस आज मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहता हूँ, कुछ टाइम मैं अकेले अपने साथ गुजारना चाहता हूँ। और फिर दूसरी तरफ मॉर्निंग में जब जियांग की आंख खुलती है तो वो वहाँ से जा रही होती है, तभी सू उसके पास आ जाती है। इससे पहले कि वो उससे कोई बात करती, जियांग को चक्कर आता है। सू कहती है कि क्या हुआ सिस्टर इन लॉ, सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि आपकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं। फिर उसके बाद सू जियांग को हॉस्पिटल लेकर आती है।
वो दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर उनको कियान भी देख लेती है। वो जानबूझकर सू से टकराती है और सू की जैसे रिपोर्ट्स नीचे गिरती हैं तो कियान वो सारी रिपोर्ट्स उठाकर देखने लग जाती है। तभी सू अचानक से उससे वो रिपोर्ट्स छीनती है और कहती है किसी और की चीजों को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। और तभी जियांग कियान के हाथ में वही ब्रेसलेट देख लेती है। उसको समझ में आ जाता है कि यही वो लड़की है जिसके लिए यानजाओ उसको छोड़कर जाता था। तभी कियान फिर सू के साथ हाथ मिलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे भाई की बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ और तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड कह सकती हो। तो सू उससे हाथ नहीं मिलाती और कहती है कि मेरे भाई की शादी हो चुकी है और तुम्हें पता है कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। कियान कहती है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज्यादा प्यारी है। फिर उसके बाद वो जा रही होती है तो सू जियांग को कहती है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया था, तुम्हें उसको एक थप्पड़ मार देना चाहिए था। वो किस तरह तुम्हारे हस्बैंड का नाम ले रही थी। जियांग कहती है कि मेरे पास इतनी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ये सुनते ही सू दोबारा से कियान के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही अमीर फैमिली से लगती हो, तुम कहाँ से हो मुझे ये बताओ। तो कियान कहती है कि मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी गर्ल हूँ जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। सू कहती है कि अच्छा तो इसलिए तुम मेरे भाई को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम उसके पैसों पर अय्याशी कर सको। तो ऐसे समझो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मैं अपने भाई को तुम्हारे साथ कभी रहने ही नहीं दूंगी। फिर उसके बाद सू और भी कियान को बुरा भला बोलती है। कियान जब वहाँ से चली जाती है तो जियांग सू को मना करती है कि इससे ज्यादा कुछ भी मत कहना। सू कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, वो तुम्हारा हस्बैंड है और क्या तुम उसके बारे में पॉसेसिव नहीं हो। जियांग कहती है मैं जानती हूँ वो मेरा हस्बैंड है लेकिन अब मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके पास जाता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग अपने रूम में होती है तो कुछ ही देर में उसके पास कॉल आती है और उसको उसके टीचर्स बुला रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे पास वापस आ जाओ और तुम्हारी बाकी का सारा काम हम करवा देंगे। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और उनसे प्रॉमिस कर लेती है कि वो कल जरूर आएगी। और कुछ ही देर में वहाँ पर फिर यानजाओ आ जाता है। यानजाओ उससे कहता है क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या। जियांग कहती है कि प्लीज तुम मुझसे मुंह लगने की कोशिश भी मत करो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, बस तुम मुझे डाइवोर्स दे दो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। यानजाओ कहता है कि ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करूंगा, मुझे 1 बिलियन खुद कमा कर देना, उसके बाद मुझसे कोई और बात करना तुम। फिर उसके बाद वो उसको हक करने ही वाला होता कि जियांग उसको बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट करती है लेकिन फिर भी वो उसको टाइटली हक कर देता है। फिर उसके बाद वो उसको छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ फिर जियांग हॉस्पिटल जाती है। वो सारा टाइम अपने टीचर्स के साथ गुजारती है और वो वहाँ पर हर पेशेंट की साइकी को समझने की कोशिश करती है ताकि वो समझ सके कि किस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और साथ उसके टीचर्स भी उसको बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं। फिर उसके बाद वो हु से मिलती है। हु उससे कहता है कि तुम हमारी क्लासमेट में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी थी, इसलिए तो टीचर्स ने तुम्हें खुद कॉल करके बुलाया है। और फिर उसके बाद वो रात तक हॉस्पिटल में ही काम करती रहती है। वो अपने दिल में कहती है कि दिन किस तरह गुजर गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला और बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा यानजाओ से सामना भी नहीं हुआ, मैंने आज का अपना दिन बहुत ही अच्छे से गुजारा है। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि वहाँ पर यानजाओ आया हुआ होता है। वो अपने दिल में कहती है कि ये जरूर कियान के लिए आया होगा। तभी यानजाओ वहाँ पर उसको देख लेता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो इस वक्त घर रहना चाहिए था ना। तो जियांग कहती है कि मैं अभी घर जा ही रही हूँ। यानजाओ कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरे साथ चलोगी। देन वो उसको कार में बिठाकर घर ले जाता है। पहले वो सब लोग डैड के घर पर जाते हैं, वहाँ पर वो सब लोग साथ में खाना खाते हैं लेकिन कोई भी यानजाओ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। ये बात यानजाओ फील करता है। वो कहता है कि पहले डैड मेरे साथ ये ड्रिंक करते थे और हम दोनों बहुत सारी ड्रिंक कर लिया करते थे लेकिन अब तो डैड ने मुझसे वो ग्लास लेने से भी मना कर दिया है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। फिर उसके बाद जब वो सब लोग खाना खा लेते हैं तो यानजाओ वहाँ पर कार्ड रख कर आ रहा होता है। देन कार में जब वो बैठता है तो जियांग उसे कहती है कि ये कार्ड तुम अपने पास रखो, अब मेरे मॉम डैड को तुम्हारी इस भीख की कोई जरूरत नहीं है और ना तुम दोबारा मेरे मॉम डैड के ऊपर कोई एहसान करना क्योंकि हम अब तुम्हारा एहसान नहीं उठाना चाहते। फिर तभी यानजाओ उसको अपने क्लोज कर लेता है और वो उसको किस करने ही वाला होता है कि तभी उसके पास उसकी कॉल आ जाती है। तो जियांग फिर उससे दूर होती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि ये जरूर कियान होगी, इसलिए उसकी आवाज सुनकर यानजाओ इतना रिलैक्स हो गया है। फिर उसके बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो सू उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही खुश होती है। सू फिर जियांग को फ्लावर्स देती है तो यानजाओ कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। जियांग उसको पकड़ लेती है और कहती है कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो काम कर दूंगी लेकिन तुम अभी मत जाओ यहाँ से। तो यानजाओ फिर उसको जोर से फेंस करता है यहाँ तक कि उसका हाथ दर्द करने लगता है। फिर उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। सू कहती है कि मुझे पता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है और मैं अब उसका इससे बदला लेकर ही रहूंगी। फिर उसके बाद सू किसी को कॉल करके कहती है
कि मुझे पता लगा कर बताओ कि कियान कहाँ पर रहती है। और थोड़ी देर बाद वो कियान के घर पर पहुंच गई थी। वो कियान को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती है और वो उससे कहती है कि दोबारा तुम मेरे भाई के पास नहीं आओगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से उनकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है और तुम्हें अब इस बात को समझना होगा। तो कियान फिर इनोसेंट बनने का ड्रामा करती है और कहती है तुम्हें पता है कि यहाँ पर आने के बाद मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, तो मेरा फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ यान जाओ बना, इसीलिए अभी मैं उसके साथ होती हूँ। सो कहती है कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं और तुम किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकती हो, लेकिन अब तुम मेरे भाई से कोई हेल्प नहीं लोगी और तुम अब अपने बेटे का ख्याल भी खुद रखोगी। मेरे भाई के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ पर गार्ड्स उसके घर की हर चीज को खराब कर देते हैं। तभी जल्दी जल्दी में कियान फौरन से यानजाओ को कॉल मिला देती है। तभी उसका एक चिक भी इंजर्ड हो जाती है और फिर दूसरी तरफ यानजाओ के सामने सू खड़ी हुई होती है। यानजाओ उससे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए किसने बोला था। सू कहती है कि भाई वो आपके और सिस्टर इन लॉ के दरमियान में फूट पड़वाना चाहती थी और आपको लगता है कि मैं उसको ये काम करने देती। मैं और आपको सिस्टर इन लॉ को कभी भी अलग होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो यानजाओ कहता है कि ठीक है, फिर तुम ये सब कुछ करोगी तो मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा। सू कहती है कि अगर आपने मुझे अब्रॉड भेजा तो मैं ये सारी बात मॉम और डैड को बता दूंगी और फिर वो आपसे खुद ही निमट लेंगे इसके लिए। फिर इतने में वहाँ पर कियान भी आ जाती है और कियान फिर उन दोनों से कहती है कि प्लीज आप लोग मेरी वजह से मत लड़ें। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरा कसूर है और मैं सू से भी माफी मांगती हूँ। मैं जियांग से भी माफी मांग लूंगी जब वो मेरे सामने आएगी। तो यानजाओ कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, तो इसीलिए तुम किसी से भी कोई माफी नहीं मांगोगी और मैं अब तुम्हें फुली सपोर्ट किया करूंगा। तुम फिक्र मत करो, देखना हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर अगले सीन में यानजाओ जियांग से मिलने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी चल रहा है मैं उसको बात करके हल करना चाहता हूँ। जियांग कहती है कि सॉरी, लेकिन मेरे पास इस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं है और मैं तुम्हारी इन बातों को नहीं सुन सकती, प्लीज यहाँ से चले जाओ तुम। फिर यानजाओ कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं जो कुछ तुम्हें कहने के लिए कर रहा हूँ तुम्हें भी चाहिए कि उसके बाद तुम मेरी बात सुनो और तुम यहाँ पर मुझे एटीट्यूड दिखाए जा रही हो। तो जियांग कहती है कोई एटीट्यूड नहीं है, मैं तुमसे सच कर रही हूँ, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको तुम्हारे साथ लेकर जाया कर सकूँ, तो इसीलिए प्लीज तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो। फिर उसके बाद वो उसके क्लोज होने ही लगता है कि इतने में डोर रिंग होता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो वहाँ पर कोई जियांग से मिलने के लिए आया हुआ था। जब यानजाओ वहाँ से जाता है तो जियांग का कुलीग उससे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड था तो बहुत ही प्यारा था। जियांग कहती है कि नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है। और फिर दूसरी तरफ जब जियांग और सू जा रही होती हैं तो तभी उनके पास कियान आती है और कियान फिर उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि जियांग तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हें पता है कि मुझे जो ये इंजरी हुई है ये भी तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। क्या तुम मेरी डॉक्टर बनोगी? क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मेरे पास इस लाइफ में कोई भी फ्रेंड नहीं थी, प्लीज तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जब वहाँ से यानजाओ गुजर रहा होता तो तभी फिर कियान ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसको जियांग ने गिराया हो। यानजाओ देखकर फौरन से उसके पास आता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर वो जियांग को बहुत ही ज्यादा डांटता है। वो कहता है कि तुम डॉक्टर हो लेकिन तुम दूसरों के साथ ही किस तरह से बिहेव कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक डॉक्टर के क्या रूल्स होते हैं? तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। फिर वहाँ पर हर कोई इस बारे में गॉसिप स्टार्ट कर देता है कि एक डॉक्टर का कैरेक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको अपने पेशेंट्स को समझना चाहिए जैसे वो कहीं भी हों, तब वो डॉक्टर से बहुत ही आसानी से कंसल्ट कर सकें और डॉक्टर को ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से टॉलरेट करना चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर की यही निशानी होती है। फिर उसके बाद वो कियान को वहाँ से लेकर चला जाता है। कियान को दोबारा से एडमिट कर लिया जाता है और कियान उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है और मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ। तो यानजाओ उसे कहता है कि प्लीज तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझे कुछ टाइम दे देना। फिर उसके बाद यानजाओ घर जाता है। वो कुछ सोचता है कि अब वो आगे जियांग को किस तरह से मना सकता है और फिर तभी उसको ख्याल आता है तो वो जियांग के लिए एक ब्रेसलेट लेकर जाता है और वो ब्रेसलेट उसको पहना देता है। फिर उसके बाद जब जियांग सुबह उठती है तो वो देखती है कि वहाँ पर यानजाओ भी आया हुआ था। वो अपने दिल में कहती है कि कल रात तुमने कियान के साथ स्पेंड कर ली और अब तुम मेरे पास आ गए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जब वो उठती है तो उसकी नजर उस ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो उसको उतारने लगती है तभी यानजाओ उसको रोक लेता है और कहता है कि ये बहुत ही यूनिक है और ये मैंने एक ऑक्शन से लिया था, प्लीज तुम इसको मत उतारना। फिर उसके बाद जब वो बाथरूम जाती है तो तब भी वो उस ब्रेसलेट को उतारने की कोशिश करती है। यानजाओ वहाँ पर भी पहुंच जाता है और कहता है कि आज हम लोगों ने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाना है और मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले कि हमारे दरमियान लड़ाई हो गई है
और फिर उसके बाद रात को वो दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं। जब सू जियांग को अंदर लेकर जाती है तो वो लोग देखते हैं कि अंदर ग्रैंडपा ने यानजाओ को बहुत ही ज्यादा मारा हुआ होता है। ग्रैंडपा उसको कह रहे होते हैं कि तुमने अपनी वाइफ को जॉब करने की इजाजत कैसे दी है? हमारे घर की लड़कियां इस काम को नहीं हाथ लगाती होती, वो सिर्फ अपने घर में रहती होती हैं। जियांग अपने दिल में कहती है कि सिर्फ यानजाओ ही नहीं बल्कि यानजाओ के दूसरे लोग भी, बल्कि ये पूरी फैमिली ही इस तरह की है कि ये लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। जॉब तो बहुत ही दूर की बात है। फिर उसके बाद यानजाओ कहता है कि वो मेरी वाइफ है और मैं इसको खुद ही हैंडल कर लूंगा, प्लीज ग्रैंडपा आप इस बारे में इंटरफेयर ना ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा। जियांग कहती है कि ग्रैंडपा मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं कि आप अपने ग्रैंडसन को बोलें कि ये मुझे डाइवोर्स दे दे, तब मैं इसको छोड़कर चली जाऊंगी तो आप लोगों की फैमिली का नाम भी बदनाम नहीं होगा। अब आप लोग सोच लें कि आप लोगों ने क्या करना है। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम लोगों के दरमियान कोई लड़ाई हो गई है? तुम लोग डाइवोर्स लेना चाहते हो ना? जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। हमारे खानदान की लड़कियों ने आज तक हमारे सामने इतनी जबान नहीं चलाई जितनी तुम हमारे साथ चला रही हो। जियांग कहती है कि ये सच बात है और मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही हूँ ना। तो जब भी यानजा उसको वहाँ से लेकर चला जाता है वो दोनों रूम में जाते हैं और जियांग उसके जख्मों पर ऑइंटमेंट लगा कर देती है। फिर इतने में वहाँ पर सू उनके लिए सूप लेकर आ जाती है। वो दोनों सूप पीते हैं। थोड़ी देर बाद जब जियांग बाहर निकलती है तो वो भी ड्रंक होती है और यानजा भी ड्रंक होता है। तो फिर वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जब सुबह उठती है तो वो कहती है इसका मतलब है कि सूप के अंदर ड्रग्स मिली हुई थी और सू चाहती है कि मैं उसके भाई को कभी ना छोड़ूं, लेकिन अब मुझे ऐसा करना ही होगा। फिर उसके बाद वो सू के पास जाती है। सू उससे कहती है कि आप लोगों को कल अच्छी नींद आई थी। तो जियांग उसको देखकर भी यही बात सोच रही होती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको हमारे सूप के अंदर ड्रग्स नहीं मिलानी चाहिए थी। फिर उसके बाद वो सू के साथ कुछ बात करके वहाँ से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि यानजाओ ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि कियान मेरी वाइफ है और उसका जो चाइल्ड है वो मेरा अपना बेटा है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। प्लीज ग्रैंडपा आप मुझे इस बात से मना मत करें। तो ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। यानजाओ कहता है कि मैं आपको पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट ला कर दूंगा। फिर वो वहाँ से जा रहा होता है तो जियांग फौरन से ग्रैंडपा के पास जाकर नील डाउन कर लेती है। वो कहती है ग्रैंडपा प्लीज मुझे इजाजत दे दें कि मैं आपके ग्रैंडसन से डाइवोर्स ले लूं। वैसे भी इसको इसकी मूनलाइट मिल चुकी है, अब इसको मेरी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझें आप लोग। ग्रैंडपा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाकर ये कह दूंगी कि मैं ही बहुत गलत थी और मैंने ही आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इस फैमिली में नहीं रह सकती हूँ, प्लीज मेरी बात को समझें। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम सच में इससे डाइवोर्स लेना चाहती हो तो ठीक है फिर तुम इसको प्रूव करो। तो फिर उसके बाद यानजाओ जियांग को रूम में लेकर जाता है और वो वहाँ पर कुछ मेडिसिन देख लेता है। वो कहता है तुम ये मेडिसिन लेती हो? जियांग कहती है कि हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम पहली बार जान रहे हो, मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले भी बताया था और याद करो तो तुम मुझे ये मेडिसिन खुद दिया करते थे ताकि हमारा कोई चाइल्ड ना हो सके, और अब तुम्हारा तो वैसे भी एक सन है ना, तो मुझे तुम्हारे साथ कोई चाइल्ड नहीं चाहिए, अब तुम मुझे डाइवोर्स दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। ये सुनकर यानजाओ गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद वो बार में बैठा होता है तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि प्लीज तुम ये सब कुछ मेरे सामने मत करो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा ट्रबल से भरी हुई है, लेकिन तुम ये भी तो समझो ना कि वो भी तो एक लड़की है, तुम उसको अटेंशन दो, वो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। और फिर इधर जब जियांग अपने मॉम डैड से मिलने जाती है तो वो मॉम को हग कर लेती है और बहुत ज्यादा रोती है। फिर कुछ देर बाद मॉम वहाँ पर एक ज्वेलरी सेट लेकर आ जाती है। जियांग कहती है कि ये तो आपका है मॉम, ये मैं कैसे रख सकती हूँ? तो मॉम कहती है तुम्हें पता है कि इसकी प्राइस 1 बिलियन है, तुम इसको बेच दो और वो पैसे तुम यानजाओ को दे देना, जब वो तुम्हें डाइवोर्स दे दे तो तुम हमारे पास वापस आ सकती हो। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोती है और मॉम डैड से प्रॉमिस करती है कि मैं आप लोगों को ऐसा सेट दोबारा वापस दिलाकर जरूर दूंगी, मैं अब बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगी। और फिर उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में होती है तो वो वहाँ पर हु से मिलती है। हु से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे डाइवोर्स का क्या बना? जियांग कहती है कि मैंने अब एक ज्वेलरी सेट देखा, उसको मैं ऑक्शन में बेच दूंगी और उसके बाद मैं बहुत ही जल्द यानजाओ से डाइवोर्स ले लूंगी क्योंकि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। फिर उसके बाद जब वो रात को घर जा रही होती है तो यानजाओ उसके पास जाता है और वो उससे सॉरी करने लगता है, लेकिन जियांग उसकी कोई बात नहीं सुनती। जब वो वहाँ से जाती है तो कियान फिर यानजाओ से कहती है कि मुझे पता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं उससे सॉरी कर लेती हूँ। यानजाओ कहता है कि जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दूं तुम उसके करीब भी नहीं जाओगी क्योंकि वो तुम्हें कुछ भी कर सकती है और तुम्हें उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी उसको डाइवोर्स नहीं देने वाला। ये सब कुछ सुनकर कियान सोचने लगती है कि वो अभी उसको डाइवोर्स क्यों नहीं देने वाला, मेरे लिए तो ये काम और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द ये काम कर दूंगी। और दूसरी तरफ फिर जियांग यानजाओ के घर जाती है, वहाँ पर वो सारी फोटोज को डस्टबिन में डाल देती है, अपना सामान लेकर और डाइवोर्स एग्रीमेंट वहाँ पे रखकर वो वहाँ से चली जाती है। उसको वहाँ से जाते हुए कियान भी देख रही थी। जब थोड़ी देर बाद यानजाओ घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी फोटोज डस्टबिन में होती हैं और वो डाइवोर्स एग्रीमेंट को भी देखता है। इस हर चीज को देखकर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे।
फिर उसके बाद जब जियांग सोने लगती है तो वो अपने कर्टेन्स बंद करने वाली होती है तो वो देखती है कि नीचे यान जाओ कार में बैठकर उसका वेट कर रहा होता है। जियांग कहती है कि अब चाहे तुम्हें जो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे पास अब वापस कभी नहीं आऊंगी। फिर उसके बाद वो लाइट्स ऑफ करके सो जाती है और उधर यान जाओ सुबह तक उसका वेट करता रहता है। फिर वो उसको कॉल मिलाता है लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। फिर उसके बाद वो ग्रैंडपा के पास जाता है और ग्रैंडपा उसको कहते हैं कितने दिन गुजर चुके हैं, अपनी वाइफ से कहो कि वो हमारी जॉब छोड़ दे क्योंकि वो इस फैमिली में रहकर कभी भी जॉब कर ही नहीं सकती है। तो यानजा कहता है कि मैं उसको समझा रहा हूँ, वो बहुत ही जल्द रिजाइन कर देगी। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग रेडी होकर हॉस्पिटल आती है और वो अपने आप से ये प्रॉमिस करती है कि अब वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगी और वो मॉम और डैड की वो ज्वेलरी सेट उनको हमेशा के लिए वापस कर देगी। वो इतने पैसे कमाएगी कि वो उनको वो सेट दोबारा से अर्न करके दे सके। फिर उसके बाद रात को जब वो अपने घर जा रही होती है तो यानजाओ उसके पास आता है और वो उससे कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन तुम मुझसे मिली नहीं। देखो प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं वैसा नहीं हूँ जैसे तुम मुझे समझती हो। फिर वो उसको हग कर लेता है जबरदस्ती। तभी जियांग का हाथ उसकी कॉल पर लग जाता है और कॉल अटेंड हो जाती है। कियान कहती है कि प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ, हमारे बेटे को बहुत तेज फीवर हुआ है। ये सब कुछ देखकर जियांग वहीं पर ही टूट जाती है। यानजाओ कहता है कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन इससे पहले जियांग वहाँ से निकल चुकी थी। कियान कहती है कि तुम अपनी वाइफ के साथ हो तो ठीक है, अब तुम मेरे पास वापस कभी आने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है तुम अपनी वाइफ को छोड़ दो लेकिन तुम ऐसा करते ही नहीं हो। ये सब कुछ देख कर फिर यानजाओ रोने लगता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ जाए। और फिर अगले सीन में जब जियांग हॉस्पिटल में होती है तो उसके पास ग्रैंडपा जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो और तुम मेरी बात को समझने की पूरी कोशिश करोगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ये जॉब छोड़ दो। जियांग कहती है कि हाँ मैं बहुत ही जल्द ये जॉब छोड़ दूंगी। ग्रैंडपा ये सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि जॉब तो मैं छोड़ूं या फिर ना छोड़ूं लेकिन आपकी फैमिली को मैं बहुत ही जल्द छोड़ूंगी क्योंकि मेरा अब यहाँ पर कोई गुजारा नहीं है। फिर अगले सीन में जियांग देखती है यानजाओ अपनी बेटी और कियान के साथ होता है। वो उनको देखकर वहाँ से इग्नोर करके निकल जाती है। ये देखकर यानजाओ को बहुत ही बुरा लगता है। वो कियान से कहता है कि तुम मेरे बेटे का इलाज करवा लेना और वो फौरन से फिर जियांग के पीछे भागता है। वो जियांग को कहता है कि जैसे तुम मुझे समझ रही हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज तुम मेरी बात को अंडरस्टैंड करो। जियांग कहती है कि तुम जाओ और अपनी फैमिली को जाकर सपोर्ट करो, मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। तभी उसके पास कॉल आ जाती है। यान जाओ जब साइड पर जाता है तो कियान फिर जियांग के पास जाती है। वो उससे कहती है तुम्हें अगर डाइवोर्स चाहिए तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी और यान जाओ को भी मैं मना लूंगी। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिस दिन मैं चाइना वापस आई थी ना उस दिन मैंने और यान जाओ ने साथ में अपनी नाइट को दोबारा से स्पेंड किया था। तुम्हें पता है वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आता है, वो उसको थप्पड़ मार देती है। इतने में वहाँ पर पेड़ यानजाओ पहुँच जाता है और वो जियांग को कहता है तुम्हें इसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, तुमने ये बहुत ही गलत किया है, इससे माफी मांगो। जियांग कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगी, तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर लेना। तो यानजाओ कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा। फिर उसके बाद वो उसको गोद में उठाकर वहाँ से हॉस्पिटल ले जाता है। कियान उससे कहती है कि मैं जियांग से सॉरी कर लूंगी, प्लीज तुम मुझे उसके पास ले चलो ना, लेकिन मुझे इस तरह छोड़कर तुम मत जाओ। यानजाओ कहता है कि मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखूँ। यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं और नर्स भी तुम्हारा ख्याल रख लेगी, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी वाइफ को देखने के लिए जाना है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग के पास यानजाओ का मैसेज आता है और वो उसको बाहर मिलने के लिए बुलाता है। जब जियांग उसके कार में जाकर बैठती है तो वो उससे कहता है कि तुमने अब तक कियान के साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ बहुत ही गलत था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर वो उसको जोर से पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। तुम्हें पता है कि तुम किसी भी काम की नहीं हो और तुम 1 बिलियन कभी भी जमा नहीं कर पाओगी, और देखना उसके बाद तुम मेरे पास वापस आओगी, तुम मुझसे भीख मांगोगी और तब मैं तुम्हें वो भी नहीं दूंगा। जियांग कहती है कि तुम जैसा इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ये कह के वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ फिर उसके पास हु की कॉल आती है और हु उसको कहता है कि तुमने जो ज्वेलरी सेट मुझे दिया था वो सेल हो चुका है और वो 1.5 बिलियन का सेल हुआ है। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ही एक्साइटेड होती है और वो उसको थैंक्स करती है। फिर उसके बाद वो अपने मॉम डैड के पास जाती है। वो उनके सामने 2 कार्ड्स रखती है और कहती है कि 1 बिलियन तो मैं आप लोगों से ले रही हूँ, लेकिन 500 मिलियन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, उससे आप लोग अपना गुजारा चला सकते हैं, और ये जो दूसरा 1 बिलियन है वो भी मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को लौटा दूंगी। प्लीज मॉम और डैड आप लोग वेट कीजिएगा। तो मॉम उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम हमारी बेटी हो और हमारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, तुम्हें हमें कोई भी चीज लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जियांग कहती है कि मॉम वो आपका ज्वेलरी सेट था और मुझे पता है कि वो आपको बहुत ही प्यारा लगता था, लेकिन मेरी वजह से आपको वो बेचना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं बहुत ही जल्द ले आऊंगी वापस।
फिर उसके बाद वो घर पर कियान और उसके बेटे को बुलाती है और वो कियान को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम और यानजो एक दूसरे को पसंद करते हो और तुम लोग बहुत ही जल्द शादी करने वाले हो, इसीलिए ये घर मैं तुम्हें एज अ वेडिंग गिफ्ट देती हूँ। कियान ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जाओ भी फौरन से अपनी आंट को थैंक्स करता है। फिर उसके बाद जियांग कहती है कि जो कुछ तुम यहाँ से लेना चाहो ले सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए जरूर आऊंगी। उसके बाद ये सारा घर तुम्हारा हो जाएगा। ये कार्ड और डाइवोर्स एग्रीमेंट रखे हुए हैं, इन पर साइन जरूर करवा लेना यानजी से। तो कियान कहती है कि तुम अपनी ये रिंग भी मुझे देती जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी तुम्हें यानजाओ नहीं दी होगी। तो जियांग फिर उसको अपनी वो रिंग भी उतार कर दे देती है और फिर चुप करके वो वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले सीन में वो एयरपोर्ट पे होती है तो वहाँ पर उसे ज्ञान कह रही होती है तुम आखिरी दफा सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि उसके बाद फिर तुम दोबारा वापस नहीं आ पाओगी। तुम जानती हो ना इस बात को। जियांग कहती है कि अब मैं वापस आना भी नहीं चाहती हूँ, तो चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे वापस नहीं आना, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अब उसके साथ खुश रहो। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाती है और कियान सब दूर देखती है तो वो यानजाओ के पास भागती हुई जाती है। यानजाओ कहता है कि वो जियांग है ना, मुझे उसके पास अभी जाना होगा। तो कियान उसको रोक लेती है और कहती है कि आज हम लोगों को जाओबी की मिस से मिलने के लिए जाना था। उसकी टीचर ने हमें बहुत टाइम से बुलाया हुआ है, वो हमारे साथ कुछ मीटिंग करना चाहती है, कुछ डिस्कस करना चाहती हैं, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। तो यानजाओ कहता है कि ठीक है जियांग, तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। फिर उसके बाद जब वो लोग घर वापस आते हैं तो यानजाओ ये सोच रहा होता कि जियांग जब उसके पास होती थी तो उसकी लाइफ कितनी ज्यादा इजी होती थी, लेकिन अब उसकी लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज आ चुकी हैं। इतने में उसके पास पर कियान और जाओ भी आ जाते हैं। उनको वहाँ पर देखकर यानजाओ बहुत ही हैरान होता है। जाओ भी कहता है कि डैड मैं आपके पास आ चुका हूँ और अब हम लोग एक साथ रहेंगे। तो यानजाओ उसको खुद से दूर करता है और कहता है मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। कियान कहती है कि सॉरी, लेकिन मैंने इसको बताया कि तुम इसके डैड हो, क्योंकि इसका कोई भी डैड नहीं है और ये अपने फादर के लव को बहुत ही मिस करता है, तो इसलिए मैंने उसको ये बात कही थी। प्लीज तुम इसके ऊपर गुस्सा मत करो। वैसे भी जियांग ने ये घर मुझे ऐसे गिफ्ट दिया है और वो अब यहाँ से जा चुकी है। ये सुनते ही वो फौरन से भागता हुआ वार्डरोब में जाता है और वहाँ पर सारा सामान देखता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो कियान से कहता है कि मेरे वो गिफ्ट्स किधर हैं और वो फोटोज किधर हैं जो कि मेरी और उसकी साथ में थी। कियान कहती है कि वो तो जियांग जला चुकी है। ये देखते ही वो फौरन से बाहर जाता है और देखता है कि उसका गिटार जला हुआ होता है और साथ ही उनकी वेडिंग फोटोज भी। कियान कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो वो कहता है कि ये फर्स्ट टाइम जब मैं उससे मिला था तो मैंने तब उसको दिया था। वो हमेशा इस गिटार को संभाल कर रखती थी, वो किसी को भी इसको टच करने भी नहीं देती थी कि ये कहीं खराब ना हो जाए, इसीलिए उसने इसको वार्डरोब में सजा कर रखा था। लेकिन अब वो इसको जलाकर जा चुकी है, तो इसका मतलब है कि वो अब कभी नहीं आएगी। कियान कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को इतना लाइक करते हो, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कभी ना करती। तभी यानजाओ उसके हाथ पे वो रिंग देखता है। वो कहता है ये रिंग तुम्हें किसने दी है। कियान कहती है ये मुझे जियांग देकर गई है। तो यानजाओ फौरन से उससे वो रिंग छीन लेता है और उससे कहता है कि ये रिंग मेरी वाइफ की है और तुम ये नहीं पहन सकती। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद वो असिस्टेंट की मदद से जियांग के घर के बाहर पहुंच चुका होता है। जियांग जैसे ही डोर ओपन करती है वो उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है, वो डोर क्लोज करने लगती है, लेकिन उससे पहले ही यानजाओ अंदर चला जाता है। जियांग उससे कहती है हमारे दरमियान अब कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए मत आया करो। यानजाओ उससे कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हमारा रिलेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। फिर वो उसको रिंग पहना देता है। ये देखकर जियांग फौरन से वो रिंग दूर फेंक देती है और कहती है हमारी बहुत ही जल्द डाइवोर्स हो जाएगी, मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती और मेरे पास तुम्हारे कुछ एविडेंस भी हैं, अगर तुमने मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो ये मैं वायरल कर दूंगी। ये देखकर यानजाओ कहता है कि ठीक है मैं बहुत जल्द तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद वो ग्रैंडपा के पास जाता है। ग्रैंडपा उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम्हें इस तरह मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। और फिर दूसरी तरफ जब वो अपने घर जाता है तो जियांग उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करती है। वो कहती है मैं तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तुम्हें मुझे यहाँ पर वापस बुलवाने की क्या जरूरत थी। यानजाओ कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने कहा है कि एक पार्टी होने वाली है और वहाँ पर हम दोनों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन प्लीज इस पार्टी को जरूर अटेंड करना तुम। तो अगले सीन में फिर वो दोनों तैयार होकर उस पार्टी में जाते हैं। यानजाओ उसको देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर वो उसको नेकलेस पहनाता है और वो लोग गेस्ट से मिल रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर ज्ञान पहुँच जाती है। जियांग उन दोनों को देखकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर उसके बाद ज्ञान को दिखाया जाता है जो कि कुछ लड़कियों को कहती है कि अब जल्दी करो, यानजाओ आने वाला है, अपनी एक्टिंग स्टार्ट करो। फिर वो लड़कियाँ ज्ञान को बहुत ही बुली करती हैं और वो उसके ऊपर ड्रिंक भी गिरा देती हैं। यानजाओ वहाँ पर आता है तो वो ये सब कुछ देख लेता है। वो उसके लिए एक न्यू ड्रेस मंगवाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। उधर ये लड़कियाँ जाकर जियांग को बता देती हैं कि तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो चुका है, तुम्हारा हस्बैंड किसी और लड़की को लाइक करता है, जाओ और जाकर उसको देखो वो क्या गुलगुलाता फिर रहा है। फिर इतने में वहाँ पर यानजाओ और ज्ञान भी आ जाते हैं। यानजाओ कहता है कि जियांग मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा था और ज्ञान कहती है मैं भी तुम्हें ढूंढने आ रही थी क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है।
तो जियांग कहती है कि तुम दोनों को देखकर हर कोई ये समझ रहा है कि मैं और यानजाओ नहीं बल्कि कियान और यानजाओ एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं। तुम लोगों का रिलेशन क्या है? तुम लोग सबके सामने जाकर ये रिवील कर दो ताकि मेरी भी तुम लोगों से जान छूट जाए। मैं अब इस रिलेशन को मजीद नहीं चला सकती हूँ। फिर तभी यानजाओ के पास ग्रैंडपा की कॉल आती है और उन सब लोगों को ग्रैंडपा बुला रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब लोग ग्रैंडपा के पास होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि यानजाओ तुम ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं करे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अब कियान के साथ मुझे नजर मत आना, तो तुम यहाँ पर फिर उसके साथ क्या कर रहे हो? यानजाओ कहता है कि कियान और उसका चाइल्ड बिल्कुल इनोसेंट है। अगर आपने कुछ कहना है तो आप मुझे कह लें ग्रैंडपा। ये सब कुछ सुनकर ग्रैंडपा को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। तभी कियान नील डाउन कर लेती है और वो ग्रैंडपा से सॉरी करती है कि मुझे इन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहिए था। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। तो फिर कियान को ग्रैंडपा वहाँ से बाहर भेज देते हैं। जियांग कहती है कि ग्रैंडपा मैं वैसे भी आपके ग्रैंडसन के साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज आप कुछ भी करें लेकिन मैं इसको डाइवोर्स देना चाहती हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा को गुस्सा आता है। वो उसको स्टिक मारने ही वाले होते हैं कि तभी उसके सामने यानजाओ आ जाता है और उसको स्टिक लग जाती है। वो कहता है कि ग्रैंडपा ये हमारा मैटर है और इसका हम लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो कियान के पास चला जाता है। सू कहती है कि अब मैं तुम्हारी खुद हेल्प करूंगी कि तुम मेरे भाई से अपनी जान छुड़वा सको, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हारे साथ वो गलत कर रहा है और इसमें मैं उसका साथ बिल्कुल नहीं दे सकती। और फिर अगले सीन में सू कियान के पास जाती है और उससे मिलती है। वो कियान से कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई से दूर हो जाओ। उसके लिए अगर तुम मुझसे कोई डील करना चाहती हो तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे भाई से दूर जाना ही होगा। तो वो इसके लिए मान जाती है। और फिर इधर जियांग को दिखाया जाता है जो कि एक घर जाती है। वहाँ पर एक आदमी से मिलता है और वो कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तो जियांग कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे यंग मास्टर से मिलने आई हूँ। तो वो आदमी फिर उसको एक आदमी के पास ले जाता है। जियांग उस आदमी को देखकर कहती है कि ये तो ऐसा लगता है जैसे अपनी 30s की एज में होगा, और सू ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस आदमी को ठीक कर दूं और इसकी हेल्प करूं इसको क्योर करने में, तो ये मुझे यानजाओ से डाइवोर्स दिलवाने में हेल्प कर सकता है। फिर वो उस आदमी से कहती है कि मैं यानजाओ की फैमिली से नहीं हूँ और मैं उसे डाइवोर्स देना चाहती हूँ। मैं आपका बहुत ही अच्छे से इलाज करूंगी, लेकिन आपने मुझे उसे डाइवोर्स दिलाकर देनी होगी। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, तुम पहले मेरा इलाज कर दो, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं फिर तुम्हारी डाइवोर्स जरूर करवा दूंगा। फिर उसके बाद लेट नाइट को जियांग घर वापस आती है। यानजाओ उसका वेट कर रहा होता है। वो उसको अपने क्लोज कर लेता है और कहता है दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर जीने का बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। तो जियांग कहती है अपनी बकवास बंद करो, मुझे लगता है कि तुम बीमार हो इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ये सुनकर उसको काफी गुस्सा आता है। यानजाओ कहता है कि ठीक है, अब मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करूंगा। फिर उसके बाद वो किसी को कॉल करके सारा प्लान समझाने लगता है कि तुमने अब आगे क्या करना है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग लू का एक्यूपंक्चर करती है और वो उससे कहती है इससे तुम्हारी इलनेस बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। तो लू फिर उसको एक इनविटेशन कार्ड देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें यानजाओ से डाइवोर्स चाहिए तो तुम्हें ये प्रिटेंड करना होगा जैसे तुम मुझे डेट कर रही हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ इस पार्टी में जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यानजाओ और ग्रैंडपा भी आए हुए होते हैं। कुछ ही देर में जब वहाँ पर लू और जियांग एक साथ आते हैं तो हर कोई उनके बारे में बात करना शुरू कर देता है। ये देखकर ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आता है और ग्रैंडपा उन सबको साइड पर लेकर जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम जैसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तुम कितनी ज्यादा घटिया औरत हो, तुम एक आदमी से शादी करने के साथ साथ किसी और को डेट भी कर सकती हो, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। जियांग कहती है मैंने तो आप लोगों से कहा था कि मुझे डाइवोर्स दे दें, लेकिन आप लोग ये सब कुछ नहीं करना चाहते, तब जो मैं कर रही हूँ उसको बर्दाश्त करें। फिर उसके बाद यानजाओ फौरन से जियांग को वहाँ से बाहर ले जाता है। और फिर अगले सीन में वो दोनों जब घर आते हैं तो जियांग की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। यानजाओ उससे कहता है कि तुम्हें मैं कल डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा, हो सकता है कि मेरा चाइल्ड आने वाला हो, लेकिन जियांग उसकी बात को रिफ्यूज करके सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो अपने चेकअप करवा के वापस आ रही होती है तो उसको पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। ये सब कुछ देखकर वो कहती है कि मैं इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती, वरना यानजाओ मुझे डाइवोर्स देने से मना कर देगा, तो इसीलिए मुझे इसको मारना ही होगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। प्लीज चाइल्ड मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये सब कुछ करने पर मजबूर हूँ। फिर उसके बाद जब वो घर जाती है और वो मेडिसिन ले रही होती है तो यानजाओ उससे कहता है कि प्लीज ये मत लो, ये चाइल्ड के लिए अच्छी नहीं होंगी। जियांग कहती है जैसे तुम सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है, तो इसलिए तुम मुझसे और मेरे चाइल्ड से दूर रहो। फिर उसके बाद वो अपने रूम में आती है और वो सोने लगती है। तो वो ये प्लान कर लेती है कि अब वो कुछ भी करके अपना अबॉर्शन करवा के ही रहेगी। और फिर नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में होती है, तभी उनके सामने कियान और जाओ भी जाते हैं। कियान फौरन से जियांग से सॉरी करने लगती है और जाओ भी तभी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। उसको वहाँ पर देखकर यानजाओ भी आ जाता है और वो कहता है कि जियांग को तुम कितनी बुरी औरत हो, तुमने जाओबी पर भी कोई रहम नहीं खाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जियांग कहती है कि ठीक है, मैं अभी इसका एक्यूपंक्चर कर देती हूँ, इसको बहुत ही ज्यादा पेन फील होगा लेकिन फिर उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ सुनते ही जाओ भी फौरन से
कियान के साथ चिपक जाता है और वो कहता है मॉम मैं ये सब कुछ नहीं करवा सकता। तभी जियांग कहती है कि देखा ये सब कुछ सिर्फ एक्टिंग थी। यान जाओ मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, मुझे डाइवोर्स दे दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कहते ही वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। और तभी कियान कहती है कि तुम हमें तो नहीं छोड़ोगे ना, देखो ये तुम्हारा ही बेटा, मैं तुमसे कहती थी ना। यानजा कहता है कि अब तुम लोग मेरे साथ नहीं रह सकते, मैं तुम लोगों को बहुत दूर छोड़कर आऊंगा जहाँ से तुम लोग कभी वापस आ भी नहीं पाओगे। और इधर फिर जब जियांग लू से कहती है कि तुम अब मेरी हेल्प करना, मुझे तुमसे एक और फेवर भी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना चाइल्ड अबॉर्ट करवा लूँ। लू कहता है इस पर तुम्हें कोई रिग्रेट फील तो नहीं होगा ना बाद में। वो कहती है कि नहीं, मुझे कभी कोई रिग्रेट फील नहीं होगा। फिर उसके बाद लू यानजाओ से मिलता है। यानजाओ से कहता है तुम जो मेरी वाइफ को भड़का रहे हो अच्छा नहीं कर रहे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ को बिल्कुल नहीं भड़का रहा और अब तुम मुझे यहाँ पर नजर भी मत आना। फिर उसके बाद गार्ड उसको वहाँ से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ यानजाओ अपने घर पे होता है तो असिस्टेंट उसको आके बताता है कि यंग मिस्ट्रेस हॉस्पिटल गई हुई है और वो अपना अबॉर्शन करवाना चाहती हैं। ये सुनकर वो बहुत ही शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ जियांग लू से बात कर रही होती है। लू कहता है आखिरी दफा फिर से सोच लो कि तुम ये सब कुछ करना चाहती हो या फिर नहीं। जियांग कहती है मैं वैसे तो ये सब कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इस चाइल्ड को नहीं पाल सकती हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ हो अब, इसलिए मुझे ये चाइल्ड नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। तो इतने में वहाँ पर यानजाओ पहुँच जाता है। वो लू से कहता है कि प्लीज ये सर्जरी रुकवा दो, मैं ये नहीं कर सकता, अंदर जो मार जा रहा है वो मेरा बच्चा है और मैं उसको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। लू कहता है अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखकर वो टूट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब जियांग बाहर आती है तो वो रोते हुए जियांग से कहता है तुमने मेरा बच्चा मार दिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए था, तुम वो बच्चा मुझे दे देती, मैं उसको पाल लेता, लेकिन तुम ये ना करती। जियांग कहती है मैं जानती हूँ कि फिर तुम मुझे उस बच्चे की वजह से सिड्यूस करते और तुम मुझे बुली भी करते उसकी वजह से, ये सब कुछ मैं नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग अपने घर पे होती है तो यानजाओ उससे कहता तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी जान को भी खतरे में डाला और तुमने अपने हाथों से एक जान ले ली, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकता। फिर तभी उनको ग्रैंडपा बुलाते हैं और जब वो सब लोग ग्रैंडपा के पास जाते हैं तो ग्रैंडपा जियांग से कहते हैं कि तुमने मेरे ग्रेट ग्रैंडसन को मार डाला है, इसके लिए अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और अब मैं चाहता हूँ कि तुम यानजाओ तुम ही जियांग को डाइवोर्स दोगे। जियांग कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं जाने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि कियान का जो बेटा है वो भी आपका रियल ग्रेट ग्रैंडसन नहीं है, वो आपके बेटे का बेटा नहीं है। ये सब कुछ देखकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है और वो फौरन से कियान को अपने पास बुलाते हैं। थोड़ी देर में कियान और जाओ भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं मुझे पता चल चुका है कि जाओ भी मेरा बेटा नहीं है और ये हमारी फैमिली का हेयर नहीं बन सकता, तो इसीलिए अब मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी फैमिली में रहो। फिर उसके बाद उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है और ग्रैंडपा कहते हैं कि बहुत ही जल्द अब तुम दोनों की भी डाइवोर्स हो जानी चाहिए क्योंकि मैं भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अगले सीन में वो दोनों अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट बनवाकर बाहर आ जाते हैं। जियांग उससे कहती है अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है। यानजा कहता है कि नहीं, बस तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम आगे क्या करोगी। ये वो कहती है मैं अब अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करूंगी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते और मैं अब किसी की भी वाइफ नहीं बनना चाहती, मैं अपनी लाइफ को अपने लिए जीना चाहती हूँ और अब हमारी लाइफ का यहीं पर ही एंड होता है। फिर उसके बाद यानजा उसको वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है, रो रहा होता है और जियांग बहुत ही खुश होकर वहाँ से जा रही होती है। इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक न्यू ड्रामा के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।